14 नवंबर 2023 को सहारा इंडिया के ऑनर सुब्रत रॉय की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। लगातार गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती है और 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हो जाता है। और इस तरीके से इंडिया के सबसे बड़े बैड बिलियनर्स की लेगेसी का दी एंड होता है। भारत के इतिहास में शायद ही अब तक कोई भी सहारा श्री के जितना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया हो। जिस फील्ड में सहारा के ऑनर सुब्रत रॉय अपनी दिलचस्पी दिखाते थे, उस फील्ड में उनके आने के बाद कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता था। 2000 के दशक तक इंडिया में कई इंडस्ट्रीज पर सहारा का कब्जा था, चाहे वो लग्जरीज होटल्स हो, सहारा एयरलाइंस हो, सहारा जेट्स हो या फिर खुद की एक उनकी पूरी सिटी सहारा सिटी हो। सहारा श्री की दिलचस्पी क्रिकेट में बढ़ी तो उन्होंने इंडिया की जर्सी पर ही 13 साल तक अपनी कंपनी का नाम छपवा दिया। 2010 में एक आईपीएल टीम खरीद ली। इंडिया क्रिकेट टीम के साथ इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सरशिप करना शुरू कर दिया। खुद का एक मीडिया चैनल सहारा टीवी भी लॉन्च कर दिया। साथ में ही सहारा पत्रिका और न जाने कितनी ही ऐसी चीजें थी जिस पर सहारा ने कब्जा कर लिया था। लेकिन आखिर गोरखपुर की गलियों में स्कूटर से नमकीन बेचने वाला ये शख्स कैसे इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना और उनकी कंपनी का 24,000 करोड़ रुपए का स्कैम कैसे पूरे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम बना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। राइज एंड फॉल ऑफ सहारा इंडिया परिवार। करोड़ों उनके निवेशक हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने निवेश किया था। सेबी और सहारा की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। Next guest is Sahara boss Subrata Roy. Seem to be loaded against him. If one thing, then in last 30 years Sahara has against the law. तो कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के एक साल बाद 10 जून 1948 से। बिहार के अररिया में सुब्रत रॉय का जन्म होता है। सुब्रत रॉय एक अमीर जमींदार परिवार से थे। अपनी शुरुआती स्कूल उन्होंने कोलकाता में पूरी करी और उसके बाद सुब्रत रॉय अपनी फैमिली के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उन्होंने अपने आगे की कॉलेज की पढ़ाई भी की और मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल कर ली। अब तक सब कुछ नॉर्मल था और उनका गोल एकदम क्लियर था कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ही जॉब करेंगे। लेकिन आने वाले कुछ साल बाद उनके पिता की डेथ हो जाती है, जिसके कारण सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उन पर आ जाती है और अपने मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब के सपने को उन्हें छोड़ना पड़ता है। शुरुआत में सुब्रत रॉय गोरखपुर में किराए के मकान पे रहते थे और उनके पास एक स्कूटर था जिस पर वो दुकानों में नमकीन बेचा करते थे। उनकी नमकीन की एक छोटी सी कंपनी का नाम था जया प्रोडक्ट्स और यहीं से वो बिजनेस फील्ड में कदम रखते। लेकिन उनके नमकीन का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था, सेल्स काफी कम थी और कभी कभी तो ना के बराबर। इसलिए वो एक नए बिजनेस के आइडिया की तरफ जाते हैं। उन्होंने कई बिजनेस ट्राई किए लेकिन सभी बिजनेस की हालत सेम थी। कुछ बिजनेस फेल हो जाते तो कुछ बिजनेस थोड़े बहुत चलते। सुब्रत रॉय जमींदार परिवार से थे, इसलिए ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस भी नहीं देखने को मिली और वो स्टार्टअप कर पा रहे थे। अब तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी उम्र 30 साल तक की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कोई भी स्टेबल बिजनेस वो सेटल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ में भी आए दिन नए नए बिजनेस मॉडल पर काम करते रहते थे। लेकिन साल 1978 में एक बिजनेस मॉडल उनके दिमाग में आता है और ये वही साल है जहां से सुब्रत रॉय की इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने की कहानी शुरू होती है। बेसिकली एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम करने लग रहे थे जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड था। उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था कि जो लोग मजदूरी करते हैं और जो रोज दिहाड़ी करके पैसा कमाते हैं, वो उन लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो अपनी कमाई का 10 से 15% भाग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और कंपनी उन्हें एक टाइम पीरियड के बाद पैसे डबल करके देगी। लखनऊ में 2000 रुपए की किराए पर एक ऑफिस बनाते हैं सुब्रत रॉय सहारा फाइनेंस के नाम से और कंपनी के शुरुआत में 48 डिपॉजिटरी के साथ में वो काम करना शुरू करते हैं और 1980 आते आते तक कंपनी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत पॉपुलर हो जाती है क्योंकि वो अब तक अपने सभी इन्वेस्टर्स को पैसा डबल करके दे रही थी। इससे लोगों का धीरे धीरे विश्वास सहारा पर बढ़ता जाता है। अब लोग जहां पहले 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो 100 रुपए इन्वेस्ट करने लग रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा एक टाइम के बाद डबल होने ही वाला है। और उस टाइम तक बैंक हर रूरल एरिया में नहीं देखने को मिलती थी। सभी लोगों के बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे, इसलिए लोग जो पैसा उनके घर पर पड़ा है, जो सेविंग्स है, उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले, इसलिए वो सहारा में इन्वेस्ट कर देते थे। आगे आने वाले जितने भी साल थे वो सहारा फाइनेंस के लिए काफी स्ट्रगलिंग ईयर्स भी कह सकते। 1976 तक सहारा फाइनेंस एक चीट फंड कंपनी की तरह स्ट्रगल कर रही थी लोगों का भरोसा जीतने के लिए। इसलिए 1978 में सुब्रत रॉय सहारा फाइनेंस का नाम बदल के सहारा इंडिया परिवार रख देते हैं ताकि लोगों को ये कंपनी और ज़्यादा रिलायबल लगे। और साल 1978 में सहारा का नाम बदलने के बाद से ही सहारा की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा पीक देखने को मिलता है। 1990 तक अब सहारा के पास लाखों की संख्या में डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपना पैसा सहारा पर लगाया हुआ था। इसमें सिर्फ नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी ही नहीं बल्कि कई पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं। साथ ही 1990 के बाद से सहारा में कई सारी न्यू पॉलिसीज भी आती है, जैसे कि अब सहारा ने लोगों को उनकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया था। बेसिकली वो सहारा के एजेंट के रूप में लोगों को अपॉइंट करते थे जो लोग अलग अलग शहरों में जाके दूसरे लोगों को कन्विंस करे कि सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया जाए।
और एजेंट बनने से पहले खुद एजेंट को भी सहारा में इन्वेस्ट करना पड़ता था, तभी वो एजेंट बन पाता था, जिसके कारण सहारा के इन्वेस्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही गई और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। आने वाले सालों में सहारा ने अब अलग अलग बिजनेस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। सहारा ने खुद की अपनी एक एयरलाइन सहारा एयरलाइन इंडिया शुरू की। साथ ही 1992 में अपनी एक मीडिया चैनल सहारा टीवी भी लॉन्च की, जो कि आगे चल के सहारा वन बना। साथ ही राष्ट्रीय सहारा नाम की पत्रिका भी शुरुआत की। देश में सहारा की एयरलाइन, मीडिया चैनल, पत्रिका, इन सबको देखकर लोगों का भरोसा सहारा पर बनता जा रहा था और हर साल सहारा के हजारों करोड़ रुपए का रिजर्व भी बन रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ सहारा कंपनी की शुरुआत थी। आगे चल के सहारा कंपनी 2002 में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है बीसीसीआई को स्पॉन्सर करने का। अब इंडिया टीम की जर्सी पर भी सहारा का नाम छपा होगा। एक तो क्रिकेट का इतना क्रेज और ऊपर से सहारा की स्पॉन्सरशिप ने सहारा कंपनी को लाखों नए इन्वेस्टर्स लाके दिए और लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला गया। अब तक सहारा श्री ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था तो उन्होंने लखनऊ में खुद की एक सिटी सहारा सिटी बनाने का भी फैसला लिया और सहारा सिटी बनाई, जिसमें सुब्रत रॉय का खुद का घर का डिज़ाइन अमेरिका के व्हाइट हाउस पर से लिया गया था। इतना आलीशान बंगला बनाया गया था। साथ ही साल 2000 में एमबी वैली प्रोजेक्ट भी पुणे में शुरू किया था। ओवरऑल आप देखोगे तो सहारा की जर्नी बड़ी ही सिंपल रही थी साल 2000 से पहले तक, लेकिन उसके बाद से ही सहारा ने कई ऐसे काम किए जिसने लोगों को मजबूर कर दिया कि सहारा पर शक करने के लिए। भारत के इतिहास की सबसे महंगी शादी जब सुब्रत रॉय ने की थी अपने बेटों की, उसका बजट था 552 करोड़ रुपए। इस शादी में भारत के प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर राज्य के सीएम के साथ ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्ती जैसे अमिताभ बच्चन और लगभग 10,000 लोग इस शादी में आए थे। पूरी दुनिया भर से 110 डिशेस को बनाने के लिए अलग अलग शेफ्स को बुलाया गया था। म्यूजिक के लिए ब्रिटिश म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। और अगर आप लाइव जर्नी देखोगे सुब्रत रॉय की तो उनका सिर्फ एक ही गोल था कि इंडिया के बड़े से बड़े लोग उन्हें जाने और उनकी इज्जत करें। सुब्रत रॉय की सिक्योरिटी के सामने चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी तक कम पड़ जाती थी और यही चीजें सहारा को मुसीबत में डालने लगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ही कई रेगुलेटरी बॉडीज को अब शक होने लगा था कि आखिर सहारा के पास इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पक्का कोई ना कोई स्कैम चल रहा है। लेकिन उस टाइम तक सहारा श्री की इमेज इंडिया में ऐसी बन चुकी थी कि मीडिया में उनके खिलाफ कोई खबर भी नहीं छपती थी, क्योंकि मीडिया को सहारा के एड से काफी ज्यादा पैसा मिलता था। इसलिए कोई नेगेटिव खबर भी हो सहारा के खिलाफ तो उसे दबा दिया जाता था। लेकिन साल 2005 के बाद से सहारा ने धीरे धीरे लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। अब तक सहारा का बिजनेस मॉडल ये था कि पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे का भुगतान न्यू इन्वेस्टर के पैसे से किया जाए, लेकिन अब सहारा पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे देने के बजाय उन्हें एक नई स्कीम थमा देती थी कि अगर आप सहारा के इस ब्रांच में इन्वेस्ट करोगे, इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। और लोग भी अपने पैसे वापस लेने के बजाय फिर से सहारा के किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते थे। साथ ही सहारा ने अपनी पॉलिसी में भी बदलाव किया। अब कोई भी नॉर्मल इंसान एजेंट को पैसे नहीं देगा, बल्कि वो खुद से ही सहारा के ब्रांच में पैसे जमा करेगा। लेकिन रूरल एरिया में ऑफिस बहुत दूर हुआ करती थी और जो लोग काम करते थे उनके पास इतना टाइम भी नहीं बचता था कि वो खुद जाके पैसे सहारा की ब्रांच पर जमा करवाए। इसलिए लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने बंद कर दिए एक टाइम पर। तो सहारा कंपनी ने उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि अगर आप इस टाइम तक पैसे नहीं भेजोगे तो आपके सारे पैसे जमा कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, जिसके कारण लाखों लोगों के पैसे पहले ही डूब गए। लेकिन ये सभी तो रूल्स के अंडर आता है, तो इसे स्कैम नहीं कहा जा सकता। लेकिन असली स्कैम सहारा का तब पता चलता है जब सहारा अपनी 2 कंपनियों को पब्लिक करती है नेशनल एक्सचेंज में उसके आईपीओ के लिए। अब शेयर मार्केट में रजिस्टर करने के लिए सेबी, जो कि गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसे कंपनी की सारी डिटेल्स दी जाती है, तब ये प्रोसेस होता है। और जब सेबी सहारा की डिटेल्स को वेरीफाइड करती है तब पता चलता है कि सहारा ने 6 करोड़ इन्वेस्टर्स को अब तक उनके 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। और यहाँ पर सेबी कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के 24,000 करोड़ रुपए के स्कैम को पकड़ लेती है। सेबी सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पक्के एविडेंस के साथ में केस कर देती है। एक तरफ सहारा के वकील ये कहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए ये सभी मामला उनकी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का है, जिसे वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी तरफ सेबी के वकील ये स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के 6 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़ रुपया अगर सहारा में फंसा है तो ये प्राइवेट नहीं बल्कि पूरे इंडिया का पब्लिक इशू बन चुका है। लेकिन फिर भी सहारा के सुब्रत रॉय को इस केस से मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो न्यूयॉर्क में और लंदन में करोड़ों रुपए के ग्रैंड प्लाजा होटल जैसी संपत्तियां खरीद रहे थे और उन्होंने तो 313 करोड़ रुपए और देकर अपनी बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप को भी बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सहारा और सेबी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। इसी बीच सहारा ने सेबी को चैलेंज करते हुए 127 ट्रक कार्टून भर के सहारा के सेबी एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सेबी को भेज
दिए डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। इन 127 ट्रक की वजह से पूरे मुंबई में ट्रैफिक जाम हो चुका था उस टाइम पे। सहारा को ऐसा लग रहा था कि सेबी करोड़ों की संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म के वेरिफिकेशन को करने बैठेगी तो 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे, तब तक सहारा दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगी कोई। सेबी ने तुरंत ही सभी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन शुरू कर दिया और पता चला कि 20,000 डॉक्यूमेंट में लगभग 68 ही डॉक्यूमेंट सही थे, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे। उन पर जो नाम लिखे हुए थे, जो एड्रेस लिखे हुए थे, वो एग्जिट ही नहीं करते थे। इस तरीके से सेबी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस में सुब्रत रॉय को भी हाजिर होने को ऑर्डर दिया, लेकिन सुब्रत रॉय एक भी बार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट भी कर दिया गया था। अब तक वो पूरे इंडिया में ये पता चल चुका था लोगों को कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। पूरे इंडिया भर में स्कैम के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे थे। सुब्रत रॉय पर इंक अटैक किया गया और साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा में लोगों के फंसे हुए पैसे लौटाने का आदेश भी दिया और ये प्रोसेस शुरू हुआ। और इस तरीके से जीरो से शुरू होने वाली सहारा फिर से जीरो पर ही आके अटक गई। लेकिन दोस्तों सोचो क्या होता अगर सहारा इंडिया कभी इंडिया के लोगों के साथ स्कैम ना करता, तो आज इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती। कमेंट करके बताएं अपनी राय और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।